बेसिकली आपकी 7वीं क्लास, और 7वीं क्लास में हम लोग सीखेंगे एजुकेशन की 7वीं क्लास है। इससे पहले अगर आपने 6 क्लास नहीं देखी तो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। अब सीखेंगे चयन का सिद्धांत। अब चयन का सिद्धांत क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने सीखा था सिद्धांत, इसके साथ हम लोगों ने सीखा था अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, और आज ये 5वां सिद्धांत है इसमें, और हम लोग सीखेंगे चयन का सिद्धांत। समझते हैं इसको भी। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण करने से पहले अध्यापक को पढ़ाए जाने वाले विषय के उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण पद्धति, शिक्षा अधिगम सामग्री यानी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का चयन करना चाहिए। पाठ्य सामग्री में से उन सभी अंशों का चयन आवश्यक है जिनका उद्देश्य प्राप्ति में विशेष योगदान होता है, क्योंकि सामग्री चयन व शिक्षण के उद्देश्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं। समझते हैं इसको भी। देखिए, अब चयन का सिद्धांत क्या होता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण करने से पहले अध्यापक को, देखिए आप किसी कक्षा में पढ़ाने गए, आपको पढ़ाना था क्या, बेसिकली बच्चों को सब्ट्रैक्ट पढ़ाना था। मैं हमेशा एग्जांपल छोटी क्लासेज के बच्चों को लेता हूँ, क्यों, क्योंकि आप टीचिंग डीएलएड कर रहे हो और क्लास से 1 से लेकर के आप 5 तक के टीचर बनोगे, तो आपको पढ़ाना बेसिकली 1 से 5 तक की चीज़ों को, इसलिए मैं हमेशा छोटी क्लासेज के एग्जाम्पल्स लेता हूँ। समझते हैं। अब आपको बच्चों को पढ़ाना है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट जब आपको पढ़ाना है तो आपने क्या किया, अब पहले से क्या किया कि छोटी छोटी गोलियां बना ली मिट्टी की। क्यों, क्योंकि करके आपने इसके पहले सीखा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी करके सीखने का सिद्धांत। जब आप खुद बच्चों से क्या करेंगे, आपने कहा कि देखिए बच्चों को आपने 10 गोलियां दे दी या 12 गोलियां दे दी, ठीक है। अब 12 गोली दे दी, आपने कहा कि आप इसमें मुझे 3 गोलियां मुझे दे दो। आपने पूछा कितनी गोलियां बची, उसने कहा कि 9 गोलियां बची। क्यों, क्योंकि ये होता बेसिकली चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत का मतलब क्या है कि आपने टीएलएम के लिए, अपने शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए किन किन चीज़ों का चयन किया, किन किन चीज़ों को चुनाव किया, ये होता बेसिकली आपका चयन का सिद्धांत। आगे चलते हैं। अगला है नियोजन का सिद्धांत। अब नियोजन का सिद्धांत क्या होता है, बेसिकली सफलता का आधार पूर्ण नियोजन है। अतः शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का पूर्व नियोजन करना चाहिए। कुशल शिक्षण का आधार नियोजन है। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ाना है, किस विधि को अपनाना है और किस सहायक सामग्री का प्रयोग करके उन चीज़ों को हमें सिखाना है, तथा समस्याओं को किस प्रकार से हल करना है। ऐसा न करने से शिक्षण करते समय उसके सम्मुख समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि पाठ योजना उसकी स्वामिनी न होकर सेविका है। समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। नियोजन का सिद्धांत बेसिकली क्या होता है आपका, नियोजन का सिद्धांत होता है आपका कि आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, किसी क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि देखिए आप कितने भी धुरंधर टीचर नहीं, या फिर कोई भी कितना बड़ा धुरंधर टीचर न हो, क्यों ना हो, वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले खुद नियोजित करता है, खुद एक मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है और इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए मुझे किन किन टीएलएम यानी कि आपका किन किन चीज़ों का चयन करना है। आप देखोगे बारीकी तो हर एक सिद्धांत थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़ा बारीकी समझोगे तो कहीं ना कहीं अलग भी है। मोटे तौर पे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। तो आप समझ चुके हो न्यूज। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, किसी चीज़ आपको अपनी कक्षा में पढ़ाना था कि कोई टॉपिक है आपकी कक्षा का सौर मंडल। अब सौर मंडल आपको पढ़ाना है, आपने क्या किया कि आपने पहले से इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, खुद प्रिपेयर कर लिया। क्यों, भले ही आपको क्यों ना कितना भी आता हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को खुद प्रिपेयर कर लेंगे तो आप देखोगे आप अपनी कक्षा में बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा पा रहे हैं। इससे क्या होगा, बेसिकली अगर कोई भी कैंडिडेट्स बीच में कोई डाउट्स को पूछता भी है या फिर टॉपिक से संबंधित कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पूछता, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको उसके डाउट्स क्लियर कर पाओगे। ये होता है बेसिकली आपका नियोजन का सिद्धांत। आशा और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ही चीज़ों को एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ और एक एक चीज़ों को आसानी तरीके से बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है सभी बच्चों में, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। समझते हैं इसमें क्या बेसिकली कहा गया।
बालकों में व्यक्ति की विभिन्नताएं होती हैं, अतः शिक्षण के समय उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही सिखाना चाहिए। समझते हैं, देखिए किसी भी क्लास में जब आप क्लास में टीचिंग करने जाते हैं तो आप देखते हो कि अगर उस क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे 50 तरह के बच्चे हैं। क्यों? सबके सीखने का तरीका अलग है, सबका दिमाग अलग है, और सबको अगर हम एक ही तरीके का प्रयोग करके चीज़ों को सिखा रहे हैं तो हम सभी बच्चों को फोकस करके नहीं सिखा पाएंगे। यानी कि जब भी हम किसी क्लास में चीज़ों को सिखा रहे हैं तो हम सब बच्चों को केंद्र में रख करके चीज़ों को सिखाएं, जिससे कि उनकी व्यक्तिगत जो विभिन्नता को हम समझ सकें, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर चीज़ों को सिखा सकें। ये होता है बेसिकली कोई व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आप देख रहे होगे कि एक ही माँ बाप की अगर 3 संतानें, तीनों अलग अलग तरह की होती हैं, तो ये होता है बेसिकली उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता इन द सेंस की हो सकता है किसी की आवाज़ अलग हो, किसी के बोलने का तरीका अलग हो, किसी के समझने का तरीका अलग हो, किसी के हेयर स्टाइल अलग हो, एक एक चीज़ें उसमें अन्य कुछ ना कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली उनके वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अगले सीखेंगे हम लोग लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। अब लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवहार में क्या होता है, शिक्षक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है, जिससे छात्रों को स्वतंत्र चिंतन, मनन, तर्क, स्वतंत्र निर्णय का अवसर मिलता है। ऐसे वातावरण में छात्रों में आज्ञाकारिता, सहनशीलता, सहकारिता और विनम्रता जैसे गुणों का नेतृत्व होता है। इससे क्या होता है, बालक बड़े आसानी तरीके से चीज़ों को सीख पाता। अब इसको थोड़ा समझते हैं इजली तरीके से। देखिए लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? जब भी आप किसी कक्षा में शिक्षण कर रहे हो, किसी भी क्लास में कुछ चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, आप क्या करिए, आपने पढ़ा भी होगा, इसके पहले मैंने दूसरी वीडियो आपके सामने यानी आपको बताई थी, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण। अब लोकतंत्रात्मक शिक्षण क्या होता था? एक लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि किसी भी क्लास को, अगर कोई भी क्लास चल रही है तो क्लास में अगर कोई चीज़ टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को अगर समझना तो बच्चे इजीली तरीके से टीचर से पूछ सकें। ये होता है बेसिकली लोकतांत्रिक व्यवहार। अब लोकतांत्रिक शिक्षण में हम लोग क्या करते थे बेसिकली कि एक मित्र की भांति चीज़ों को सीखते थे, ज़्यादा चीज़ों को हम सीख सकते थे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर एक डर नहीं होती और वो किसी भी डाउट्स को आसानी तरीके से सीख सकता है। ये होता है बेसिकली आपको लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। आगे सीखेंगे विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या होता है? पाठ्य पुस्तक या शिक्षण को सफल बनाने के लिए संपूर्ण पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांटकर किया था। इसको इकाई शिक्षण भी कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को बोधगम्य बनाकर छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाता है। इसी सिद्धांत के प्रतिपादन में विद्यालय में समय सारणी, काल विभाजन, यानी कि जो आपके 8 पीरियड चलते हैं, वो चक्र का परिपालन किया जाता है। समझते हैं इसको क्या होता है बेसिकली। विभाजन का सिद्धांत क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा कि अगर किसी भी चीज़ को, अगर आप टीचर आपको लगातार, कोई भी टीचर आपकी क्लास में लगातार कई लंबे समय तक रुका, यानी 1 घंटे या 2 घंटे अगर कोई टीचर एक क्लास में कितना भी अच्छा पढ़ाता हो रुका रहता है, आप बोर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो टीचर जब लगातार कोई भी चीज़, हो सकता है वो अलग अलग सब्जेक्ट को भी क्यों ना पढ़ा रहा हो, तो आप बोर रहते हो। वहीं पर क्या होता है कि जब आपकी क्लास में अलग अलग टीचर्स आते हैं, 8 पीरियड चलते हैं, तो 8 पीरियड में अलग अलग 8 टाइप के टीचर या 6 टाइप के टीचर अगर आते हैं, इससे क्या होता है कि आप बोर नहीं हो पाती। तो ये होता है बेसिकली आपको विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत का मतलब ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चों को सिखाया जाए। आपने देखा होगा कि आपका इसके एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आपका स्कूल में क्या होता है बेसिकली, आपका एक यूनिट टेस्ट होता है, फिर क्या होता है आपका हाफ ईयर, 3 यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एक होता है आपका ईयरली एग्जाम। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और बच्चों की परीक्षा भी ले सके और बच्चों के को समझ सके कि उनका स्कोर क्या है और कितने चीज़ों को सीख चुके हैं। ये होता है बेसिकली आपका विभाजन का सिद्धांत। आगे सीखेंगे आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराया जाना चाहिए। सीखने में आवृत्ति बहुत आवश्यक है, इसलिए बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए
उसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। अभ्यास के अभाव में सीखा हुआ ज्ञान भूल जाता है। देखिए, हम लोगों ने बचपन में ए से लेकर के जेड तक की जो ABCD ना, इसको बहुत बार रिपीट किया। इससे क्या हुआ, हम इसको ऑल लाइफ कभी नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ों को आप जितनी बार रिवीजन कर लेते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में स्थायित्व है, उतनी ज़्यादा दिमाग में आपकी बैठ जाती है। ये होता है बेसिकली आपका आवृत्ति का सिद्धांत। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि आप जिस चीज़ों को जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करते हो ना, वो उतनी स्थायी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो ये था बेसिकली आपका आवृत्ति का सिद्धांत। इसलिए जो भी चीज़ों को आप बच्चों को पढ़ाएं अपनी क्लास में, उसको क्या अगर लगातार आप रिवीजन कराते जाएं, इससे बालक आसानी से सीखेगा और लंबे समय तक अपने इस सीखे हुए ज्ञान को स्थायित्व तो बना पाएगा। अगला है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। समझते हैं इसको। बालक से करवाई जाने वाली क्रिया रचनात्मक, मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए। इस सिद्धांत के प्रतिपालन में रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवहार किया जाता है। छात्र की रचनात्मक अभिरुचि व क्षमता का आकलन करके उन्हें कुछ निर्माण करने के लिए कहा जाता है, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, चित्र बनाना, कागज पर कार्य करना, या फिर बागवानी करना, कृषि करना। इस तरीके से हम बच्चों को क्या करते हैं, खिलौने बनाना, इस तरह चीज़ों को सिखाते हैं। समझते हैं इसको क्या। पुरानी, एक बार इसको भी देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पुरानी परंपरा के अनुसार शिक्षण एक गंभीर क्रिया है। इस गंभीरता ने शिक्षण को जटिल डरावना बना दिया है। इस मिथ्या को समाप्त करके शिक्षण को अपनी शिक्षक में गंभीरता को समाप्त करके मनोरंजन का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके। और इसके लिए शिक्षण के दौरान तथा कक्षा के बाहर ज्ञान पर मनोरंजक क्रियाओं, जैसे आपको क्विज कराना, खेल कराना, अंताक्षरी कराना, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। देखिए, इसमें निर्माण और मनोरंजन दोनों को सिद्धांत मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक साथ ही। ये मत समझिए कि अलग अलग है, एक साथ ही पूछा जाएगा, आपसे अभी पूछा जाएगा। इसको समझते हैं। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या है। देखिए, जब भी किसी भी चीज़ को आप सिखाएं तो आप मनोरंजन के, जैसे आप बच्चों से क्विज करा सकते हैं। आपने क्या किया कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए दिया बच्चों को, उसके बाद आपने पूछा कि जो बच्चा बचा लेगा उसको ये इनाम दिया जाएगा, या फिर उसको शबाफी दी जाएगी, या फिर उसके लिए तालियां बजवाई जाएगी। इस तरह से करके आप बच्चों को अगर आप सिखाओगे तो बच्चों के अंदर क्या होगा, बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीख पाएंगे। और जो सबसे अच्छी शिक्षण की विधि आगे आगे आप पढ़ोगे भी, वो होती है बेसिकली खेल विधि। खेल के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, ज़्यादा चीज़ों को खेलना चाहते हैं, क्योंकि खेलने से क्या होगा, उनके अंदर सीखने की भी अलग जगेगी। और उससे क्या होगा, उनका निर्माण कार्य, यानी कि बहुत सारे आप छोटी छोटी चीज़ों निर्माण करा सकते हैं। मिट्टी के खिलौने बनवा सकते हैं, उनसे आप चित्र बनवा सकते हैं, और उसके माध्यम से आप चीज़ों को बच्चों को सिखा सकते हैं अपनी कक्षा को। ये बेसिकली आपका TLM के रूप में काम करेगा। अगला आपका सिद्धांत है और अंतिम सिद्धांत आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। समझते हैं इसको। इसमें क्या है बेसिकली, प्रत्येक शिक्षक का कोई उद्देश्य होता है, अतः प्रत्येक पाठ का भी निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यदि शिक्षक को पाठ के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है तो अपने कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। सीधी बात, चीज को समझ सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तक हमको डिलीट करना है, डिलीट करके टीचर बनना है। अगर हमारा उद्देश्य ही नहीं कि हमको आगे टेट पास करना है या फिर सीटेट पास करना है, इस तरह से अगर हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। यही चीज़ होता है हमारी क्लास में। क्या होता है बेसिकली, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बच्चों को सिखाना। जो भी पाठ हम अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस पाठ को बच्चों को समझ में आए, ये हमारा उद्देश्य होता है, जिससे कि हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। ये हमारा एक मोटो होता है। एक उद्देश्य के साथ अगर हम चीज़ों को सिखाते हैं या अपने निजी जीवन में एक उद्देश्य का चीज़ों को करते हैं, तो हम बहुत आसानी तरीके से देखेंगे कि बालक सीख भी लेगा, और जो हमारा उद्देश्य था उसका सर्वांगीण विकास करना, और वो भी पूर्ण हो जाएगा। ये था बेसिकली आपका ओवरऑल क्लास। और इस क्लास में मुझे लगता है आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखा होगा। और इसके साथ साथ वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लगातार जुड़े रहेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करके बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता। और जो भी आपको चीज़ें ना समझ में आई हो, मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।